तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट का एक टॉपिक ले रहे हैं आज हम, ट्रांसफार्मर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहली बात आती है कि ये ट्रांसफार्मर यूज़ क्या आता है और ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। तो पहले मैं यूज़ बताता हूँ। ट्रांसफार्मर का यूज़ ये होता है कि ये जो वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। मतलब इसको बढ़ा भी सकता है और इसको कम भी कर सकता है। अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप करता है तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर ये इस वोल्टेज को डाउन करता है तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ आपको समझ में आ गया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के काम ये डिवाइस आती है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, या फिर हम इसकी थ्योरी की बात करें, क्या थ्योरी है इसकी। तो बच्चों ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है, जो कि आपने पढ़ा था पहले भी। किस पर वर्क करती है ये? म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन आप जानते हो कि अगर कोई प्राइमरी कॉइल है, उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, प्राइमरी सर्किट है कोई, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है अगर वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस प्राइमरी सर्किट चेंजेस, देन इससे क्या होगा, जो सेकेंडरी सर्किट होगा, जो इसके पास रखा हुआ सर्किट होगा, इसके पास रखी हुई कॉइल होगी, उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके पास रखी दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे बनता है ये। कंस्ट्रक्शन, तो दो तरीके से ट्रांसफार्मर बनाए जा सकते हैं, या तो अलग अलग लिम्स लेकर बना सकते हो आप ऐसा। इसमें इस तरफ जो कॉइल लगाते हैं जिसमें हम एसी को कनेक्ट करते हैं वो होती है प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल होती है। और दूसरी तरफ जो होती है जिसमें हम आउटपुट यहाँ पर प्राप्त करेंगे उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और बीच में ये जो होती है ये होती है इंसुलेटेड, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ये होती है। इसके ऊपर इधर पर आपने कॉपर का वायर लेके और एक कॉइल बना दी, उस कॉइल में एसी को कनेक्ट किया गया है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल में हम आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त करेंगे उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो एक तो ट्रांसफार्मर ऐसे बनता है, एक ऐसे भी बनाया जा सकता है। एक पर ही दोनों कॉइलों को लपेट दिया जाए ऐसे, ये प्राइमरी कॉइल, और इसी में लपेट दिया जाए सेकेंडरी कॉइल को। एक ही लिम्ब में। ठीक है, तो ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर बन जाते हैं। ये प्राइमरी कॉइल हो गई और ये सेकेंडरी कॉइल। ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसका बाउंडेशन टाइट होता है। अभी अपन बात करेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा क्यों है, पर ट्रांसफार्मर ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसमें प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है, और एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। अब होता क्या है कि अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए, वर्क कैसे करता है,
वर्किंग। तो क्या करते हैं हम, AC इसमें कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगी तो 2 वोल्टेज हमें मिलेंगे। पहले तो हम फार्मूला पढ़ते हैं जो हमने इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला पढ़ा था। इंड्यूस्ड EMF E होता है -N/d∅/dt, ये होता है इंड्यूस्ड EMF। इसी फार्मूले के बेसिस पर हम एक तो इनपुट वोल्टेज लिखते हैं, जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें प्राइमरी कॉइल में मिलता है। तो इनपुट वोल्टेज को हम EP बोल सकते हैं या VP बोल सकते हैं। EP तो ये, क्योंकि ये भी इंड्यूस्ड है, जब वहाँ पर कॉइल में चेंज होगा ना करंट में, प्राइमरी कॉइल में, यहाँ पर AC आप कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पर आपने क्या करा, AC लगा दिया। तो AC लगाते ही जो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस होगा EP, वो किसके इक्वल होगा, VP के, और उसको हम -Np/d∅/dt। NP क्या है, NP है इस वाली कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई किसकी, इनपुट वोल्टेज की, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज अब सेकेंडरी में मिलेगा हमको, तो ES बोलेंगे उसको, ये VS के इक्वल होगा, यहाँ पे -NS/d∅/dt आ जाएगा। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ, NP की जगह क्या आ गया, NS। ये आइडियल कंडीशन है, अभी इसके बारे में बात करेंगे ये आइडियल कंडीशन कैसे है। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं VS/VP, तो VS में ये, VP में ये अपॉन करेंगे, बाकी तो सब कट कुटा जाएगा, केवल NS/NP बचेगा, NS/NP। ये फॉर्मूला ही हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना के देता है। कैसे देता है वो बात करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा था, मैंने इसको आइडियल ट्रांसफार्मर माना है, क्योंकि d∅/dt, ये फाई क्या है, फाई है फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल से निकल रहा है एक टर्न से, और यहाँ पर भी मैंने फाई माना है, तो इसका मतलब सेकेंडरी की कॉइल के एक टर्न से भी फाई फ्लक्स निकल रहा है, प्राइमरी के एक टर्न से भी फाई फ्लक्स, सेकेंडरी के एक टर्न से भी फाई फ्लक्स। ऐसा कब होगा, जब ही होगा जब ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, आइडियल। अन्यथा क्या होगा, अगर ये आइडियल नहीं हुआ तो फिर जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल निकालती है उतना सेकेंडरी से पास नहीं होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे कि प्राइमरी ने तो निकाला फाई, पर सेकेंडरी से फाई क्यों नहीं निकल पाता, उसमें क्या क्या रीज़न होते हैं, वो सब चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें अब बना के देगा स्टेप अप और स्टेप डाउन। कैसे, वो देखो, ये फार्मूला आ चुका है। हम लिखेंगे इफ़ NS लेस देन NP, अगर NS छोटा है और NP बड़ा है, देन VS लेस देन VP, देन VS लेस देन VP। ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, सेकेंडरी का वोल्टेज कम है और प्राइमरी का ज़्यादा है, तो यानी कि इसने डाउन कर दिया वोल्टेज, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो वोल्टेज को कम कर दिया ना, प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा सेकेंडरी का कम, तो ये कैसा ट्रांसफार्मर बन गया, स्टेप डाउन। सेकंड कंडीशन है, अगर NS बड़ा है NP से, मतलब हमने सेकेंडरी में बहुत सारे टर्न्स लगा दिए, लगाते गए बहुत सारे टर्न्स भर दिए उसके अंदर, तो अगर NS इज ग्रेटर देन NP होगा, देन VS ग्रेटर देन VP होगा, और ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से इसी फार्मूले से 2 ट्रांसफार्मर हमारे बन जाते हैं। अब मैं आपको इसी के साथ एक फार्मूला और भी बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली आइडियल ट्रांसफार्मर में होता क्या है वो समझ लो थोड़ा सा। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें इनपुट पावर जो हम लगा रहे हैं ना इनपुट में, वो पावर आउटपुट पावर के इक्वल होती है। कोई लॉस नहीं होता पावर का कहीं भी कोई लॉस नहीं होता, पर ऐसा हो नहीं सकता। पावर लॉस होने के कई रीज़न है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी टॉपिक में। तो आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसमें पावर का लॉस नहीं हो, इसका मतलब इनपुट पावर किसके इक्वल हो, आउटपुट पावर के। अब पावर P का फॉर्मूला होता है VI, ये हमने पढ़ा है, P = क्या होता है VI। तो इनपुट पावर यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो पावर है
वो होगी वीपी आईपी। ये प्राइमरी वाली हो गई इनपुट, और आउटपुट कहाँ मिलती है? सेकेंडरी में, वीएस आईएस। तो यहाँ से अगर हम वीएस अपॉन वीपी निकालें तो क्या आएगा? वीएस अपॉन वीपी। ये आ जाएगा आईपी अपॉन आईएस। वीएस अपॉन वीपी क्या आएगा? आईपी अपॉन आईएस। और इसको हम क्या लिख देंगे? एनएस अपॉन एनपी भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला करंट में भी आ गया, वोल्टेज का रेशो भी आ गया, करंट का रेशो भी आ गया, और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो भी आ गया। ओवरऑल फार्मूला ये यहाँ पर एक बन जाता है। तो क्लियर है? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर किसके इक्वल होगा? आउटपुट पावर के। पावर का फॉर्मूला VI होता है। इनपुट पावर हमें प्राइमरी कॉइल में मिलती है और आउटपुट हमें सेकेंडरी में मिलती है। इसी फार्मूले से हमने VS अपॉन VP निकाला तो IP अपॉन IS आ गया, और ये NS अपॉन NP के इक्वल हो गया। ये सब इक्वल हो गए आपस में। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। भाई हमने कहा कि आइडियल जो होता है उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, पर हर किसी की तो नहीं होती। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ईटा ये होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हो। अगर आउटपुट और इनपुट पावर इक्वल है, इफ आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कट हो जाएंगे और ईटा कितना आ जाएगा? 100%। ठीक है, कितना आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी? 100%। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, अब ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहोगे? दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफार्मर। ये आइडियल है, जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होती है, उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, और ये होता है आइडियल। और जिसके नाम के आगे आइडियल लग गया वो इस दुनिया में नहीं होता। तो आइडियल तो हो ही नहीं सकता। अब हम बात ये करेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि कई प्रकार से एनर्जी लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में कई प्रकार से एनर्जी लॉस होता है। तो कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉस, क्यों हो रहा है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस कैसे कैसे हो सकता है, ये हमारा टॉपिक बन गया एक। तो पहला पॉइंट है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज। अभी आपने ऐसा वाला ट्रांसफार्मर बनाया था, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से निकलेगा क्या उतना निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है? एयर। इतना गैप है, एयर गैप। तो इस एयर गैप की वजह से जितना फ्लक्स इसमें से पास होगा उतना इसमें से पास नहीं हो पाएगा। इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, इस लॉस को। टू रिड्यूस दिस लॉस वी यूज दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ऐसा एक ही लिम्ब में इसको लपेटो, प्राइमरी को और सेकेंडरी को एक ही में लपेटो, ताकि फिर क्या होगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जितना प्राइमरी से निकलेगा फ्लक्स उतना ही सेकेंडरी से निकलेगा। पर अगर बीच में एयर गैप है तो ये एयर गैप उस फ्लक्स को लॉस कर देता है। तो पहला तो लॉस ये हो गया कि फ्लक्स लॉस हो रहा है, और फ्लक्स लॉस हो गया, एक तरीके से एनर्जी का लॉस हुआ। पूरी एनर्जी उस कॉइल में मिल नहीं पाई। एक होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट भी डेवलप होंगी। एडी करंट लॉस को आयरन लॉस भी कहते हैं, क्योंकि ये आयरन का जो कोर बना रहे हैं उससे ही होता है, उसी की वजह से होता है। तो एडी करंट आपने पढ़ी थी। अपन ने एसी लगाया है इस सर्किट में। एसी क्या होता है? बार बार चेंज होता रहता है। अब एसी अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट बन जाएगी कोर में। इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड इन द कोर, जिस पर इसको लपेटा गया है उसी में बन जाएंगी। भाई ये जो लपेटा गया है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। अब इसको जब आप चेंज करोगे इस करंट को, तो इसके अंदर, इस कोर के अंदर एडी करंट्स बन जाएंगी। वो एडी करंट्स क्या करेंगी? हीट लॉस करेंगी, अपोज करेंगी इस करंट का।
अपोज करेंगी तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा, इस करंट को फ्लो नहीं होने देंगी। तो इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? ये दो टाइप के मटेरियल होते थे, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर के लिए जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है, हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया होता है, एरिया छोटा होता है ना, ये एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व कम होता है, जिससे ये लॉस भी कम हो जाता है एडी करेंट्स का। इसमें तो एडी करंट छोटी बनेगी, ठीक है। तो एडी करंट अगर आप इसमें, मैं क्या कह रहा था, हाँ, एडी करंट को रिड्यूस करना है ना, टू रिड्यूस दिस लॉस आपको लैमिनेटेड कोर का यूज़ करना पड़ेगा। लैमिनेटेड मतलब पूरी ऐसी कंप्लीट एक जैसी मत लो, पूरा का पूरा मत उठा लो। आप क्या करो, देखो अभी आपको बताता हूँ लैमिनेटेड का मतलब। इसको ऐसे काट दो बीच बीच में से। याद है हमने एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए काटा था, लैमिनेटेड कर दिया था। फिर इनको चिपका देते हैं, पहले इनको बारीक बारीक प्लेट्स में काट देते हैं, फिर इनको एक एडहेसिव से चिपका देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब वो बड़े बड़े लूप एडी करंट नहीं बना पाएगी, और एडी करंट अगर बड़े बड़े लूप नहीं बना पाएगी तो क्या होगा, वो लॉस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं। वो हिस्टेरेसिस वाला तो अभी आगे आएगा, सॉरी वो मैं क्या गलती से उसे इधर ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस ये होता है कि आपने जो वायर यूज़ में लिया है, ये वायर जिसमें आपने एसी को कनेक्ट किया, यहाँ पर भी सेकेंडरी कॉइल एक वायर से बनाई, तो ये वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा। जिस वायर से हम कॉइल बनाते हैं उसका एक रेजिस्टेंस होता है, और जब भी रेजिस्टेंस होगा तो वो हीट लॉस करेगा ही करेगा। अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल का हीटिंग इफेक्ट होता है, तो वो गर्म हो जाएगा ये वायर। तो इसे रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, थिक कॉपर वायर का यूज़ करोगे। तो पहली बात, कॉपर जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, लेकिन थिक मतलब मोटा वायर। तो मोटे वायर से क्या होता है, R प्रोपोर्शनल 1/A होता है। तो अगर मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस और कम मिलेगा। तो आप एक तो कॉपर लो और एक उसके मोटे वायर का यूज़ करके कॉइल को बनाओ, तो कॉपर लॉस भी जो जूल हीटिंग इफेक्ट से होता है वो भी कम हो जाएगा। और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस लास्ट। ये सब लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। हिस्टेरेसिस लॉस आपको पता ही है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब हमने AC लगाया, तो AC लगाने से क्या हुआ, AC जब हम लगाते हैं तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है उस मटेरियल का। बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा। ये वाला लूप जो बनता है ना, ये लूप बार बार बनता जाता है। जैसे जैसे यहाँ करंट फ्लो होगी, ये जो मटेरियल है ये बार बार मैग्नेटाइज होगा, बार बार डीमैग्नेटाइज होगा। तो इसकी वजह से कौन सा लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस। इसको रिड्यूस करने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है, जो कि एक सॉफ्ट मटेरियल है, जिसके लिए हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया कम होता है और हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो सिंपल सी बात है कि कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस है, उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमने उसको थिक ले लिया, मोटा ले लिया। और लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि इसके बीच में एयर का गैप होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो जाता है। तो ये 4 लॉस होते हैं। अगर इन लॉस को आपने रिड्यूस कर दिया तो आपका ट्रांसफार्मर एक अच्छा ट्रांसफार्मर बनता है, पर इनको बिल्कुल रिमूव नहीं किया जा सकता, रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये पूरा आज का टॉपिक था ट्रांसफार्मर। पूरा इसको अच्छी तरीके से देखो, कोई डाउट हो तो मैसेज करके आप पूछ सकते हो।